चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जो आज से 1600 साल पहले दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र थी, फिर पूरी तरह से राख में मिल गई और आज एक बार फिर से जी उठी है। ये कहानी है नालंदा की। चलिए इसके इस अमर सफर को समझते हैं। जब भी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में हम सोचते हैं तो दिमाग में क्या नाम आते हैं? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि दुनिया की पहली महान रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ था? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। वो जगह थी हमारे ही देश में, भारत में, नालंदा, जिसकी स्थापना आज से लगभग 1600 साल पहले 427 ईस्वी के आसपास हुई थी। और ये सिर्फ कोई एक इमारत नहीं थी, अरे ये तो ज्ञान का एक पूरा शहर था। तो चलिए जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं उस दौर में जब नालंदा पूरी दुनिया में ज्ञान का चमकता हुआ सूरज था। इसकी नींव रखी थी गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने भारत के स्वर्ण युग के दौरान। 7वीं शताब्दी में मशहूर चीनी विद्वान ह्वेनसांग यहाँ पढ़ने और पढ़ाने आए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये यूनिवर्सिटी कोई 10-20 साल नहीं बल्कि लगभग 800 सालों तक लगातार फलती फूलती रही। समझ लीजिए कि ये उस जमाने का एक तरह का ग्लोबल हब था, जहां ज्ञान के लिए दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते थे। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और यहां तक कि फारस यानी आज के ईरान जैसे दूर दराज के देशों से भी छात्र यहां ज्ञान की तलाश में आते थे। लेकिन यहां दाखिला लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम इतना मुश्किल था कि कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स तो ये बताते हैं कि हर 10 में से मुश्किल से सिर्फ 3 लोग ही सिलेक्ट हो पाते थे। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ काबिलियत ही चलती थी। और सबसे कमाल की बात ये थी कि एक बार एडमिशन हो गया तो पढ़ाई, रहना, खाना पीना सब कुछ बिल्कुल मुफ्त था। सोचिए, एक ऐसा मॉडल जो काबिलियत को महत्व देता था, पैसे को नहीं। तो यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक बौद्ध केंद्र था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध दर्शन तो था ही, पर उसके साथ साथ गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा यानी आयुर्वेद, तर्कशास्त्र और तो और कला जैसे विषयों की भी पढ़ाई होती थी। ये उस दौर की बौद्धिक आजादी का एक जबरदस्त सबूत था। इस यूनिवर्सिटी की जो आत्मा थी ना, वो बसती थी इसकी लाइब्रेरी में। नाम था धर्मगंज, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत। और ये कोई एक छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि 3 विशाल कई मंजिला इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स था। रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। इनमें से एक इमारत रत्नोदधि, पता है कितनी ऊंची थी? 9 मंजिल। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में एक 9 मंजिला इमारत जो सिर्फ और सिर्फ किताबों और ज्ञान से खचाखच भरी हो। लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां रखी थी इसके अंदर। लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत ही दुखद, एक बहुत ही विनाशकारी मोड़ लिया। ज्ञान का ये चमकता हुआ सूरज अब डूबने वाला था। ये बात है साल 1193 की। तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला बोल दिया। ये हमला इतना अचानक और बर्बर था कि वहां मौजूद विद्वानों और छात्रों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। उस दौर के इतिहासकार मिन्हाज-उस-सिराज अपनी किताब तबकात-ए-नासरी में जो लिखते हैं, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लिखते हैं कि हजारों भिक्षुओं को जिंदा जला दिया गया और लाइब्रेरी की आग का धुआं कई महीनों तक एक काले कफन की तरह पहाड़ियों पर छाया रहा। ये बात दिमाग को सुन्न कर देती है। आखिर कोई ज्ञान के एक केंद्र को क्यों जलाएगा? किताबों से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है ना? इसके पीछे 2 वजहें ज्यादा मानी जाती हैं। एक कहानी के मुताबिक जब खिलजी बीमार पड़ा तो नालंदा के एक विद्वान ने उसे कुरान के पन्नों पर दवा लगाकर बड़े अनोखे तरीके से ठीक कर दिया। कहते हैं ये देखकर खिलजी बौद्धिक ईर्ष्या से भर गया। दूसरी वजह ज्यादा रणनीतिक लगती है कि किसी इलाके पर अगर कब्जा करना है तो उसके सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतीक को ही मिटा दो। वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा बहुत भयानक था। नालंदा सिर्फ एक वीरान खंडहर बनकर रह गया और लगभग 600 सालों तक दुनिया उसे तकरीबन भूल ही चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसा कि कहते हैं, राख से फिर से उठ खड़ा होना शायद नालंदा की तकदीर में ही लिखा था। तो चलिए अब देखते हैं इसके पुनर्जन्म की ये प्रेरणादायक कहानी। तो हुआ ये कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सर्वेक्षकों ने इन खंडरों को फिर से खोज निकाला, लेकिन इसे दोबारा एक जीती जागती यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देखा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साल 2006 में।
फिर 2010 में संसद ने कानून पास किया, 2014 में पहला सत्र शुरू हुआ और 2024 में इसके नए आधुनिक परिसर का औपचारिक उद्घाटन भी हो गया। और ये जो नया 45-50 एकड़ का कैंपस है ना, ये भी अपने आप में एक मिसाल है। ये एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है जो हमारे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक स्थिरता के साथ जोड़ता है, मतलब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ज्ञान को आगे बढ़ाना। तो सवाल ये है कि आज इस नए नालंदा का असली मकसद क्या है, इसका संदेश क्या है, ये अपने शानदार अतीत से क्या सीख रहा है और भविष्य को क्या देना चाहता है। देखिए, उद्देश्य अतीत की हूबहू नकल करना नहीं है, क्योंकि जमाना बदल गया है। आज की जरूरतें और चुनौतियां अलग हैं। इसीलिए आज यहाँ उन विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है जो आज के दौर के लिए प्रासंगिक है, जैसे कि ऐतिहासिक अध्ययन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और बौद्ध अध्ययन एवं तुलनात्मक धर्म। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि नए नालंदा का लक्ष्य उस मूल भावना को फिर से जिंदा करना है जो प्राचीन नालंदा की पहचान थी, और वो भावना थी तर्क यानी लॉजिक, संवाद यानी डायलॉग और खुले मन से सत्य की निरंतर खोज करना। इसी भावना को 21वीं सदी के हिसाब से आगे बढ़ाना है। तो नालंदा की ये पूरी यात्रा एक इतना शानदार उदय, फिर एक इतना विनाशकारी पतन और उसके बाद एक इतना प्रेरणादायक पुनर्जन्म हमें ज्ञान की अदम्य शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये बताती है कि इमारतें गिराई जा सकती हैं, किताबें जलाई जा सकती हैं, लेकिन सच को जानने की जो इंसानी इच्छा है ना, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस बटी हुई जटिल दुनिया में क्या नालंदा की वो प्राचीन भावना, जहां अलग अलग संस्कृतियों के लोग सिर्फ ज्ञान की खोज के लिए एक साथ आते थे, तर्क करते थे और संवाद करते थे, आज हमारा मार्गदर्शन कर सकती है? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही नालंदा के पुनर्जन्म का सबसे बड़ा संदेश है।